अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुदा ज़ैदी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोल काउंसलिंग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और अगर नहीं गुजरा तो कोई बात नहीं, कल से न्यू वीक है तो इंशाल्लाह न्यू बिगनिंग होगी और आप यकीनन अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होंगे और बहुत जल्द मंजिल को हासिल भी कर लेंगे। आज का क्वेश्चन है कि लव स्टाइल्स या लव लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। इट वाज़ रियली टफ, लेकिन मैं इसके क्योंकि मैं हर चीज़ के कोई भी टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके बेसिक से काम स्टार्ट करूँ, उसकी फाउंडेशन क्या थी, क्यों थी, क्या वजूहत है। आज ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को आए हुए मेरे पास 5 to 6 डेज़ हो गए, बट आज मेरे पास फाइनली टाइम है। लेट्स स्टार्ट इट। हम बात करते हैं कि लव स्टाइल्स क्या होता है। एक्चुअली जब हम प्यार की बात करते हैं तो हर इंसान का, हर शख्स का इजहार करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है और कुछ होता है फिज़िकल टच होता है, कुछ का इमोशनली बात होती है, कुछ ऐसे डायलॉग होता है या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है। बस बातों का ऐसे भी होता है कि कुछ लोगों का रवैया, बिहेवियर ऐसा होता है कि वो अपने तौर पर आपसे मोहब्बत बता रहे होते हैं, लेकिन इन एक्चुअल वो आपका है, कहा जा सकता है कि वर्बली और नॉन वर्बली वो आपको हर्ट कर रहे होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं उस चीज़ से। तो मेन थिंग इज़ कि इसकी फाउंडेशन क्या है, इसके बेसिक्स क्या है कि जब हम अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं, जिन बच्चों का अपने वालिदैन के साथ अच्छा ताल्लुक़ होता है, हमेशा वो लोग अपनी लाइफ में, अपने अडल्टहुड में और अपने जिसे हम उर्दू में कहें जवानी में या उसके बाद का वक्त होता है, उसको अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करता है। हमेशा वो बच्चे इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं कि जिनको इमोशनली सपोर्ट मिलती है उनकी फैमिली की तरफ से। वो अपने घर का माहौल अच्छा देखते हैं, अपने पेरेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी देखते हैं, अफेक्शन देखते हैं, अट्रैक्शन देखते हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें जब बच्चा अपने घर में देखता है फिर वो इन चीज़ों का आदी होता है और जब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इन चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर देता है। बच्चों और जिन बच्चों का ताल्लुक़ अनस्टेबल रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, अच्छा नहीं रहता या हर वक्त किच रहती है या कोई मसाइल रहते हैं घर के अंदर या बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते या वालिदैन बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे उनका जो एक्सपीरियंस रहता है ना वो एक्सप्लोर नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी को। जब वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं तो उनका अनस्टेबल रिलेशनशिप रहता है। ऐसा क्यों होता है? आज मेरे पास 5 टाइप्स हैं लव स्टाइल्स की। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अवॉइडर। अवॉइडर क्या होता है? अवॉइडर ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको बचपन में ज़रूरत होती है अटेंशन की, अटेंशन सीकर्स होते हैं, पर उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती। अब क्यों नहीं मिल रही होती? कि शायद पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता या वो मसरूफ़ होते हैं या कोई। अवॉइडर्स की हमेशा कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हजूम की जगह है, जो जहाँ पे गैदरिंग है, उस चीज़ से अवॉइड करें, उससे थोड़ा दूर रहें। क्यों रहें? क्योंकि वो इंगेजमेंट्स को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से ये चीज़ फेस की होती है कि उनको अवॉइड किया जाता है हर जगह से। जब वो अवॉइड हर जगह से रहा जाता है, उनको एस्केप किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, एग्ज़िट का रास्ता सिर्फ दिखाया जाता है, कमिंग वे नहीं दिखाई जाती, वेलकम नहीं किया जाता, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में भी किसी को आने नहीं देते। जब वो किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे तो इंगेजमेंट उनकी कम हो जाती है, सोशल इंटरेक्शन कम हो जाती है। जब सोशल इंटरेक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ग्रो करने की बजाय लूज़ करना शुरू कर देंगे। ऐसे बच्चे जब लूज़ करते हैं, दे डोंट अलाउ देमसेल्व्स टू बी फील इमोशंस। वो आपके इमोशंस को नहीं समझने की कोशिश करते। वो कहते हैं जो हम हैं बस वो हम हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं वैसे दुनिया में कोई शख्स फील नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? दे फील अनकम्फर्टेबल व्हेन अदर पीपल अराउंड देम ट्राई टू इंगेज विद देम। दे डोंट अलाउ एनीवन कि उनकी पर्सनल स्पेस में कोई आए। वो आइसोलेट होना पसंद करते हैं, वो अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में रखना पसंद करते हैं। कंफर्ट जोन क्या है? उनका होता है ओवर थिंकिंग। ऐसे बच्चों की हमेशा जो कंफर्ट जोन होती है वो होती है ओवर थिंकिंग। वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते पूरे दिन, वो या तो लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, वो अकेले रहना पसंद करते हैं और वो कोशिश करते हैं वो किसी से इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि वो जानते हैं जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो उनके जो ख़यालात ना वो डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे पेशेंट्स, आपको बहुत से ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे कि जिस तरह एक एग्ज़ाम्पल है कि जब हम कोई ख़्याल स्टार्ट करते हैं, कुछ भी सोचा, किसी से मिले, उसके बाद में ख़्याल, एक कॉन्सेप्ट आ गया, एक आइडिया आ गया कि बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है, फिर हम उसको ओवरथिंक करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मोस्टली जो केसेस हैं वो ऐसे ही होता है। उसमें फिर क्या होता है कि जब ओवरथिंक करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उस पहलू तक नहीं रहते कि जिस तरह से हमारा उससे इंटरेक्ट हुआ होता है। हमारी कोशिश होती है हम हर उस पहलू को कवर कर लें, हर उस बात को कवर करें अपनी इमेजिनेशन में कि जो उसने नहीं भी की।
हम इतने ज़्यादा ओवर रिएक्ट होना शुरू होते हैं कि हम हर चीज़ प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि बंदा वर्स्ट होगा तो कितना वर्स्ट हो जाएगा, अच्छा होगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, और अगर मरेगा तो कैसे मरेगा। ओके, सो ऐसे बच्चे कभी भी अपनी पर्सनल स्पेस किसी को देना पसंद नहीं करते, इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते। अब होता क्या है कि वो उनकी कोशिश होना शुरू हुई थी कि हम इंडिपेंडेंट रहें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने घर के माहौल में ये देखा होता है कि पेरेंट्स के अंदर अफेक्शन नहीं है, पेरेंट्स आपस में इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते। इनसे जब पेरेंट्स इंटरेक्ट आपस में नहीं करेंगे तो बच्चा किसी के साथ ग्रो करना कैसे सीखेगा, चाहे बच्चा जितना मर्जी टॉकटेटिव हो। लेकिन अगर उसको पेरेंट्स की तरफ से ये चीज़ नहीं मिली ना, तो पेरेंट्स कहेंगे तुमने इससे बात नहीं करनी, तुमने ये काम नहीं करना, तुम जो ये कर रहे हो गलत एक्टिविटीज़ हैं, तुम्हें ये चीज़ अलाउ नहीं, तुम्हें ये चीज़ अलाउ है। इसकी वजह से बच्चे का बहुत ज़्यादा जो ताल्लुक़ है दो लोगों के साथ स्कूल में, फ्रेंड्स तो हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं होता जिसे वो अपनी पूरी स्टोरी सुना सके। वो किसी भी ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट कैसे करें? क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करने के जो प्रैक्टिसेस हैं वो घर से स्टार्ट नहीं हुई होती। वो अपनी फीलिंग अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आखिर एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। जब भी ऐसे बच्चे एग्जॉस्ट होते हैं तो वो कोशिश करते हैं, वो हर जगह पर अपने आप को मेन कैरेक्टर या कह लें मेन हीरो हर स्टोरी को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमसे ज़्यादा बेहतर, हमसे ज़्यादा अच्छा, और अगर हम बुरे हैं तो हम बुरे हैं। वो अपने आप को प्रूव करने की कहीं कोशिश नहीं करते कि हम ऐसे भी हैं या हमारे अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, आप उसको भी, उन ट्रेड्स को भी देखें। वो कभी किसी को फोर्स नहीं करते कि उन पर फोकस किया जाए। ये सब कुछ होता क्यों है? बच्चे इस तरह के हो क्यों जाते हैं? इसके मेन रीजंस होते हैं कि पेरेंट्स, मैंने जैसे बताया कि अफेक्शन नहीं होती। अफेक्शन एक पार्ट है इसका, लेकिन उसका और वजूहात ये हैं कि उनको कभी भी वो कंफर्ट जोन अपनी फैमिली की तरफ से प्रोवाइड नहीं होता जो उनको उस टाइम चाहिए होता है। उनको एक अच्छा लिसनर चाहिए होता है बचपन में कि उनकी कोई स्टोरी सुने, उनकी चाहे वो इमेजिनेटिव स्टोरीज हैं उनकी, लेकिन उनको अटेंशन नहीं मिली होती। फिर वो क्या करते हैं? इनकी दो वजूहात हैं, एक फ़िज़िकल अटेंशन नहीं मिलती, एक इमोशनल इनको जिससे कार्य बेस नहीं मिलती कि जहाँ पे वो इमोशनली रिलाई कर सकें किसी पर। जब उनकी दो मेन पार्ट होते हैं हमारे हर इंसान के, या तो इमोशनली किसी पे डिपेंड करता है या फिजिकली किसी पे डिपेंड करता है। अगर आप दोनों पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रही तो यकीनन आप लड़खड़ा के कहीं ना कहीं गिरेंगे और आप अपने लेसन्स के साथ सीखना शुरू करेंगे, अपने एक्सपीरियंस के साथ लेसन गेन करेंगे। जब आप इस तरह के लेसन्स अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं तो फिर आप सामने कोई इमोशनल बनता भी आ जाए तो आप उसको ड्रामा कंसिडर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं इसको अपने इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते हैं, या ये अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो ये चीज़ देखे कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो आपके अपने से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर आप ऐसे लोग ना अपने आप को टेंशन देना छोड़ देते हैं, अपनी बेसिक्स पे काम नहीं करते। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनके बॉडी जब वो चलते हैं तो उनका जिस्म कभी यूँ हो रहा होता है, कभी यूँ हो रहा होता है। मैं बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रही, ना मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ। द थिंग इज़ कि जब आप देखेंगे वो अपनी पर्सनैलिटी पे ही काम नहीं करता। जब शख्स अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करेगा, इसका मतलब है उसका कोई ना कोई ट्रॉमा घुस रहा है लाइफ के अंदर कि जिसने उसे इतना ज़्यादा हैरेस किया, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि वो उसने इन चीज़ों को कंसिडर करना छोड़ दिया। वो लाइफ से बहुत दूर हो चुका। वो ज़िंदगी सिर्फ ये इसलिए गुजारा कि उसने ज़िंदगी गुजारनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन लाइफ। क्यों? क्योंकि उनको ज़िंदगी गुजारी है, वो ज़िंदगी को नहीं गुजार रहे। क्योंकि वो समझते हैं कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी उनके ऊपर रख दी गई है, थोप दी गई है। बट इट्स नॉट ट्रू। आप नहीं जानते, आपको सिर्फ अपनी स्ट्रगल दिखाई दे रही। आप नहीं जानते दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, आपसे बुरी तरीन हालात में। आपके पास हो सकता है कि आपके पास पोटेंशियल, आपका हर चीज़ हो, लेकिन आप हर वक्त नाशुक्री कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये भी नहीं है। माइट पॉसिबल कि जो चीज़ आपके पास है कोई और शख्स उसकी ख्वाहिश कर रहा हो। कोशिश करें, पहले अपनी ज़रूरियात पूरी करें। अगर आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई तो ख्वाहिशों में भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो लोग ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं उनकी ज़रूरत हमेशा पूरी नहीं हो पाती है, कम रहती है, और जिसकी वजह से वो अनस्टेबल रहते हैं अपने हर रिलेशनशिप के अंदर। जी, तो दूसरा लव स्टाइल है, लव टाइप है हमारे पास द वैसिलेटर। ये टर्म इसलिए यूज़ होती है कि ऐसे लोग वो होते हैं कि जो अपने रिलेशन को बचाने के चक्कर में ऑल्टरनेट चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देता है। कि जहाँ अटेंशन की ज़रूरत है वहाँ पैसा देना शुरू कर दिया, जहाँ पे आपके वक्त की ज़रूरत है वहाँ आपने कोई गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए। आप समझते हैं कि वो चीज़ें आपको रिप्लेस कर सकती हैं, या आपका टाइम अगर कोई बंदा मांग रहा है तो आप बहुत ही सुपीरियर कोई चीज़ है दुनिया की, और आप कह रहे हैं मैं टाइम नहीं दूँगी, जबकि आपको पता है कि वो टाइम ज़रूरी है देना।
किसी भी ताल्लुक़ के लिए वक्त बहुत ज़रूरी होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब आप एक दूसरे को वक्त देते हो। अगर आप वक्त नहीं देते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी अच्छे मरहले पे जाके नहीं रुकती। आपका रिलेशन किसी अच्छी बेस लाइन पे नहीं होता, वो हमेशा यूँ जगमगा रहा होता है। जब जगमगाएगा तो ऑब्वियसली आपका ताल्लुक़ है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। वो 2 साल, 4 साल, 6 साल मैक्स, ठीक है। उसके बाद आप मेंटली टॉर्चर होना शुरू कर देते हो, आप अपने आप को मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देते हो। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जगहों पे लैग करना स्टार्ट कर देते हो। आप अपनी फीलिंग्स को कंसीडर नहीं करते हो, आप दूसरे की फीलिंग को कंसीडर नहीं करते हो। आप एक रफ़ ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हो जिसमें आप नहीं जानते कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्यों है, कैसे है। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप वैसिलेटर हो, ठीक है, और ऑल्टरनेट यूज़ करते हो तो अपनी पर्सनैलिटी पे आप काम करो मज़ीद। ऐसा क्यों होता है, रीज़न बाद में बताएंगे इसकी, और जो अप्री हालत है वो मैं बताती हूँ। अपर लेवल का जो आपको स्केच मिलता है वो क्या है। जब दूसरा शख्स आपको ऐसा रवैया या मूव शो करता है कि जो यानी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यू वाज एक्सपेक्टिंग कि एक बंदा बहुत ही डिसेंट है और वो आपके साथ कोई वल्गर मजाक नहीं करेगा, ठीक है, और अचानक से वो मजाक कर दे तो वो आप ऐसे समझते हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे वो शख्स पूरा नहीं उतरा, सो बस ये ताल्लुक़ यहीं तक रहना चाहिए। अब आप उसको ऑल्टरनेट दे रहे होते हो यार कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इवन दो आप चाह रहे हो कि आप कोई मूवी देखने के लिए जाओ और वो शख्स चाह रहा है कि वो किसी प्ले लैंड या प्लेइंग प्लेस पे जाए, ठीक है, तो आप उस पर भी कंसिडर करना शुरू कर देते हो कि ये शख्स मेरी वैल्यूज़ या मेरी फीलिंग्स का एहतराम नहीं कर रहा। इन एक्चुअल आप दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हो, आप नहीं समझ रहे होते हो। वो शख्स तो तब समझेगा ना जब आप उसको बताओगे। आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो। अगला शख्स अगर बता रहा है कि वो यहाँ नहीं यहाँ जाना चाहता है तो इसका मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है, इस चीज़ के अंदर नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम जो है वो आपकी तरफ से आ रही है, वो उस शख्स की तरफ से नहीं आ रही है। तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी ऐसे शख्स से इंटरेक्ट करें और जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हो जो हमेशा ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करें, तो कोशिश करें कि उसको पहले समझने की कोशिश करें, अपनी बात उस पर डालने की कोशिश ना करें। इसके रीज़न्स क्या होते हैं? ओके, तो इसके रीज़न्स क्या हैं कि ऐसे बच्चे क्यों होते हैं, बच्चे इस तरह का एक्ट क्यों करते हैं, कि ऑल्टरनेट क्यों ढूंढ रहे होता है। ऐसे बच्चों की जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो ऐसे पेरेंट्स के साथ रहे होते हैं कि पेंटिंग ऐसे लोगों ने की होती है, ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जो हमेशा घर से भागने का मौके ढूंढ रहे होते हैं कि कोई सीन या सिनेरियो क्रिएट हो उसके बाद वो फ़ौरन घर से निकल जाए। और उनको वो लोग ऐसे होते हैं, ऐसे वो पेरेंट्स होते हैं कि जो कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट बाहर के लोगों से करें, नए लोगों से मिलें, नए लोगों से बातचीत करें, उनके साथ टाइम गुजारें। वो अपनी लाइफ में खुश नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा गहरा असर पड़ता है कि वो अपने जब रिलेशनशिप में आते हैं बचपन से लेकर एडल्टहुड तक, एडल्टसन तक, तो वो उनके अंदर ये चीज़ बहुत पुख्ता हो चुकी होती है कि उन्होंने ऑल्टरनेट ढूंढना है। अगर वो उनको वहाँ पे कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा उस शख्स के साथ, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, फिर उनकी कोशिश होती है कि हम क्यों ना इसका ऑल्टरनेट ढूंढें, कोई और शख्स ढूंढ लें। तो ऐसे बंदे रिलेशंस कपड़ों की तरह चेंज करते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए और उनकी पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जैसे कहा जाए हानिकारक कह लिया जाए या बहुत मुज़िर होता है। ऐसे लोग कभी भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बना पाते और लॉन्ग लास्टिंग तो कभी भी नहीं उनका रिलेशनशिप हो सकता। ये साइंस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बात नहीं कर रही। ओके, उसके बाद है कि आपको ये क्लियर हो जाता है कि जो अडल्टहुड तक पहुँचकर आपकी जो ज़रूरियात है ना, आपके पेरेंट्स ने कभी उसको प्रायोरिटी दी ही नहीं है। ऐसा क्यों है कि जब आपको उनकी ज़रूरत होती है वो कभी भी आपकी नीड को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं ऑलरेडी इन प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ, तो मैं तुम्हारी चीज़ कैसे पूरी कर दूँ, ये मैं कैसे इस चीज़ को फोकस करूँ। तो वो शख्स बच्चे हमेशा इसी दलदल में रहते हैं कि आज मैंने ये बात की, पेरेंट्स ने कह दिया कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कल ये बात की, पेरेंट्स हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। ख्वाहिशें ऐसे बच्चे बहुत कम करते हैं, क्योंकि जब एक मरतबा वो उनको रिजेक्शन मिल जाती है, यानी कि रेड फ्लैग मिल जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि उन्होंने पूरी नहीं करनी या नहीं सुनना, तो वो बच्चे अपनी ख्वाहिशें शेयर करना छोड़ देते हैं, अपनी बातें शेयर करना छोड़ देते हैं। वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात तक महदूद होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स की तरफ से उनकी नीड जो है, बेसिक नीड भी पूरी ना की जा रही हो, उनको ना सुना जा रहा हो, तो ऐसे बच्चे फिर ऑल्टरनेट की तरफ जाता है। वो पेरेंट्स की बजाय बाहर के लोगों से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। बाहर के लोग ऑटोमेटिकली, ये चीज़ एक बहुत नॉर्मल है हमारी सोसाइटी में कि पेरेंट्स जब तवज्जो नहीं देते, बच्चे बाहर की गैजेट्स ऐसे अपना लेते हैं कि जो अच्छी नहीं होती हैं या गलत किस्म की होती हैं। जब वो उन हाथों में चढ़ जाते हैं फिर पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि ये बच्चे हमारे कहाँ चलेगा, और उस वक्त भी पेरेंट्स की कोशिश होती है कि वो सारा ब्लेम अपने बच्चों पर डाल दें कि बच्चे ने इनके गलत चॉइस की, गलत चीज़ चूज़ की, गलत लोग या गलत सोसाइटी चूज़ की, हमने अच्छा ब्रॉडअप किया था। तो यहाँ पर
अपनी गलती मानने की बजाय अपने पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप दूसरों को ब्लेम करते रहें। ब्लेम गेम की चलती रहेगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर आपके रिलेशन तो ऐसे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और मज़ीद ये कि इसका एक पॉइंट ये भी है कि ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव होते हैं और वो लोगों के छोटे छोटे जेस्चर्स को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी होती है कि उनके जेस्चर्स को देख देख के बता रहे होते हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। तो ऐसे बच्चे जो जेस्चर्स को जब नोटिस करना शुरू करते हैं ना, तो अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ज़रूरियात को दबाना शुरू कर देते हैं, अपना गला घोटना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चों को आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है, आपके टाइम की ज़रूरत होती है, आपकी अच्छी लिसनिंग की ज़रूरत होती है। चाहे आप आगे से रिस्पॉन्ड ना करो, एटलीस्ट सुनो। आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 लव स्टाइल्स हैं, वापस मैं मज़ीद डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चेक करें कि आपका जो पेंटिंग स्टाइल है या लव जेस्चर्स है या लव स्टाइल है वो कौन सा है। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए अफेक्टिव है, आपके लिए ऑथेंटिक है, आपके लिए हेल्पफुल है। और ये सिर्फ मैं बच्चों के साथ बात नहीं कर रही कि बच्चों के रिलेशनशिप के साथ, ये बचपन तो अब तो जो ज़्यादातर लोग मुझे सुन रहे हैं उनका बचपन गुजर चुका है। वो अब ऐसी एज में कि जहाँ वो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं या एडल्ट हो चुके हैं और अपने अंदर ऐसी कोई कमी महसूस करते हैं, तो वो इसे भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो कौन से वाले लव टाइप में रिलाई करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।